हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं शिखा। ये है हमारा पार्ट सेकेंड मानव अधिकार आयोग, जिसके अंतर्गत आज हम एनएचआरसी के कार्य और शक्तियां तथा इसके समक्ष आने वाली चुनौतियां और समस्याएं व इसके सुझाव के बारे में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हम इस वीडियो में राज्य मानव अधिकार आयोग भी कंप्लीट करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पे हम बात करेंगे एनएचआरसी के कार्य और शक्तियों की। इसके अंतर्गत हम फर्स्ट पॉइंट देखेंगे, मानव अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित कोई मामला यदि एनएचआरसी के संज्ञान में आता है या फिर शिकायत के माध्यम से लाया जाता है तो एनएचआरसी को इसकी जांच करने का अधिकार होगा। मतलब मानव अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित यदि कोई भी मामला एनएचआरसी के संज्ञान में आता है या फिर शिकायत द्वारा लाया जाता है तो एनएचआरसी को इसकी जांच करने का अधिकार होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे, इसके पास मानव अधिकार के उल्लंघन से संबंधित सभी न्यायिक मामलों में हस्तक्षेप करने का अधिकार है। इसके पास मानव अधिकार के उल्लंघन से संबंधित सभी न्यायिक मामलों में हस्तक्षेप करने का अधिकार है। नेक्स्ट पॉइंट है, आयोग किसी भी जेल का दौरा कर सकता है और जेल में बंद कैदियों की स्थिति का निरीक्षण एवं उसमें सुधार के लिए सुझाव दे सकता है। मतलब आयोग जो है वो कभी भी किसी भी जेल का दौरा कर सकता है और जेल में बंद कैदियों की स्थिति का निरीक्षण एवं उनमें सुधार के लिए सुझाव दे सकता है। एनएचआरसी संविधान या किसी अन्य कानून द्वारा मानव अधिकारों को बचाने के लिए प्रदान किए गए सुरक्षा उपायों की समीक्षा कर सकता है तथा उनमें बदलाव की सिफारिश भी कर सकता है। एनएचआरसी जो है वो संविधान या किसी अन्य कानून द्वारा मानव अधिकार को बचाने के लिए प्रदान किए गए सुरक्षा उपायों की समीक्षा कर सकता है तथा उसमें बदलाव की सिफारिश भी कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे, एनएचआरसी मानवाधिकारों के क्षेत्र में अनुसंधान का कार्य भी करता है। आयोग के पास दीवानी अदालत की शक्तियां हैं और यह अंतरिम राहत भी प्रदान कर सकता है। आयोग के पास कैसी दीवानी अदालतों की शक्तियां होंगी और यह अंतिम राहत भी प्रदान कर सकता है। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे, आयोग प्रकाशनों, मीडिया, सेमिनारों और अन्य माध्यमों से समाज के विभिन्न वर्गों के बीच मानव अधिकारों से जुड़ी जानकारी का प्रचार करता है और लोगों को इन अधिकारों की सुरक्षा के लिए प्राप्त उपायों के प्रति जागरूक भी करता है। आयोग जो है वो प्रकाशनों, मीडिया, सेमिनार और अन्य माध्यमों से समाज के विभिन्न वर्गों के बीच मानव अधिकारों से जुड़ी जानकारी का प्रचार करता है और लोगों को इन अधिकारों की सुरक्षा के लिए प्राप्त उपायों के प्रति जागरूक भी करता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इसके पास मुआवजे या हर्जाने के भुगतान की सिफारिश करने का भी अधिकार है। आयोग के पास मुआवजे या हर्जाने के भुगतान की सिफारिश करने का भी अधिकार है। एनएचआरसी की विश्वसनीयता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसके पास हर साल बहुत बड़ी संख्या में शिकायतें दर्ज होती हैं। एनएचआरसी की विश्वसनीयता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इसके पास हर साल बहुत बड़ी संख्या में शिकायतें दर्ज होती हैं। यह राज्य तथा केंद्र सरकारों को मानव अधिकारों के उल्लंघन को रोकने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाने की सिफारिश भी कर सकता है। ये राज्य या फिर केंद्र सरकारों को मानव अधिकारों के उल्लंघन को रोकने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाने की सिफारिश भी कर सकता है। आयोग अपनी रिपोर्ट भारत के राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करता है, जिसे संसद के दोनों सदनों में रखा जाता है। एनएचआरसी की सीमाएं, जिसके अंतर्गत हम फर्स्ट पॉइंट देखेंगे, एनएचआरसी के पास जांच करने के लिए कोई भी विशेष तंत्र नहीं है। अधिकतर मामलों में यह संबंधित सरकार को मामले की जांच करने का आदेश देता है। एनएचआरसी के पास जांच करने के लिए कोई भी विशेष तंत्र नहीं है। अधिकतर मामलों में यह संबंधित सरकार को मामले की जांच करने का आदेश देती है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे, पीड़ित पक्ष को व्यवहारिक न्याय देने में असमर्थ होने के कारण भारत के पूर्व अटॉर्नी जनरल सोली सोराबजी ने इसे इंडियाज टीचिंग इल्यूशन की संज्ञा दी है। पीड़ित पक्ष को व्यवहारिक न्याय देने में असमर्थ होने के कारण भारत के पूर्व अटॉर्नी जनरल सोली सोराबजी ने इसे इंडियाज टीचिंग इल्यूशन की संज्ञा दी है। एनएचआरसी के पास किसी भी मामले के संबंध में मात्र सिफारिश करने का ही अधिकार है। वह किसी को निर्णय लागू करने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। एनएचआरसी के पास किसी भी मामले के संबंध में मात्र सिफारिश करने का ही अधिकार है। वह किसी को निर्णय लागू करने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। नेक्स्ट पॉइंट है, कई बार धन की अपर्याप्तता भी एनएचआरसी के कार्यों में बाधा डालती है। कई बार धन की अपर्याप्तता भी एनएचआरसी के कार्यों में बाधा डालती है।
यहाँ पे हम देखेंगे एनएचआरसी उन शिकायतों की जांच नहीं कर सकता जो घटना होने के 1 साल बाद दर्ज कराई जाती है और इसलिए कई शिकायतें बिना जांच के ही रह जाती हैं। एनएचआरसी उन शिकायतों के लिए जांच नहीं कर सकता जो घटना होने के 1 साल बाद दर्ज कराई जाती है और इसलिए कई शिकायतें जो हैं वो बिना जांच के ही रह जाती हैं। अक्सर सरकार या तो एनएचआरसी की सिफारिशों को पूरी तरह से खारिज कर देती है या उन्हें आंशिक रूप से ही लागू किया जाता है। अक्सर सरकार क्या करती है, या तो एनएचआरसी की सिफारिशों को पूरी तरह खारिज कर देती है या फिर उन्हें आंशिक रूप से ही लागू किया जाता है। राज्य मानव अधिकार आयोग केंद्र सरकार से किसी भी प्रकार की सूचना नहीं मांग सकते, जिसका सीधा सा अर्थ यह है कि उन्हें केंद्र के तहत आने वाले सशस्त्र बलों की जांच करने से रोका जाता है। राज्य मानव अधिकार आयोग केंद्र सरकार से किसी भी प्रकार की सूचना नहीं मांग सकते, जिसका सीधा सा अर्थ यह है कि उन्हें केंद्र के तहत आने वाले सशस्त्र बलों की जांच करने से रोका जाता है। केंद्रीय सशस्त्र बलों के संदर्भ में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की शक्तियों को काफ़ी सीमित कर दिया गया है। केंद्रीय सशस्त्र बलों के संदर्भ में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की शक्तियों को काफ़ी सीमित कर दिया गया है। हम एनएचआरसी से संबंधित सुझावों की बात करेंगे, तो हम इसमें फर्स्ट पॉइंट देखेंगे। एनएचआरसी को सही मायने में मानव अधिकारों के उल्लंघन का एक कुशल प्रहरी बनाने के लिए उसमें कई सुधार करने की आवश्यकता है। सरकार द्वारा आयोग के निर्णय को पूरी तरह से लागू करके उसकी प्रभावशीलता में वृद्धि की जा सकती है। सरकार द्वारा आयोग के निर्णय को पूरी तरह से लागू करके उसकी प्रभावशीलता में वृद्धि की जा सकती है। एनएचआरसी की संरचना में भी परिवर्तन करने की आवश्यकता है तथा इसमें आम नागरिकों और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों को भी शामिल किया जाना चाहिए। एनएचआरसी की संरचना में भी परिवर्तन करने की आवश्यकता है तथा इसमें आम नागरिकों और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों को भी शामिल किया जाना चाहिए। एनएचआरसी को जांच के लिए उचित अनुभव वाले कर्मचारियों का एक नया ग्रेडर तैयार करना चाहिए ताकि सभी मामलों की स्वतंत्र जांच की जा सके। एनएचआरसी को जांच के लिए उचित अनुभव वाले कर्मचारियों का एक नया ग्रेडर तैयार करना चाहिए ताकि सभी मामलों की स्वतंत्र जांच की जा सके। भारत में मानवाधिकार स्थितियों को सुधारने और मजबूत करने के लिए राज्य अभिकर्ताओं और गैर राज्य अभिकर्ताओं स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर्स को एक साथ मिलकर काम करना होगा। भारत में मानवाधिकारों की स्थिति को सुधारने और मजबूत करने के लिए राज्य अभिकर्ताओं और गैर राज्य अभिकर्ताओं को एक साथ मिलकर काम करना होगा। तो ये थे मानवाधिकार से संबंधित कुछ सुझाव। राज्य मानव अधिकार आयोग। तो राज्य मानव अधिकार आयोग का गठन कब हुआ था? राज्य मानव अधिकार आयोग का गठन राज्य सरकार द्वारा मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 21 के तहत इसका गठन किया गया था। तो आप याद रखना 1993 की धारा 21, ठीक है। 1993 की धारा 21 के तहत राज्य सरकार द्वारा राज्य मानव अधिकार आयोग का गठन किया गया था। और अपन ने राष्ट्रीय मानव अधिकार में पढ़ा था 1993 की धारा 3 के अंतर्गत, ठीक है। उसमें क्या था, धारा 3 थी और राज्य मानव अधिकार में क्या है, धारा 21 है। इसका मुख्यालय की बात करेंगे तो ऐसे स्थान पर होगा जो राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट करे। मतलब ऐसे स्थान पर इसका मुख्यालय होगा जो राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट करे। मतलब राज्य सरकार जहाँ चाहे वहाँ इसका मुख्यालय बना सकती है। राज्य मानव अधिकार आयोग की संरचना। तो इसके अंतर्गत हम देखेंगे इसमें एक अध्यक्ष होगा जो कि किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश रहा हो। एक अध्यक्ष जो किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश रहा हो। फिर सेकंड हम देखेंगे सदस्य। तो एक सदस्य जो किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है या फिर रहा हो, या फिर राज्य में जिला न्यायालय का न्यायाधीश है या रहा हो, जिसे कम से कम न्यायाधीश के रूप में 7 वर्षों का अनुभव हो। तो इन दोनों में से कोई एक सदस्य या तो किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहा है या रहा हो, या फिर राज्य में जिला न्यायालय का न्यायाधीश है या फिर रहा हो, जिसे कम से कम 7 वर्षों का अनुभव हो। तो इन दोनों में से कोई एक सदस्य। फिर हम देखेंगे यहाँ पे एक सदस्य जिसे मानव अधिकार से संबंधित विषयों का ज्ञान और व्यवहारिक अनुभव रखता हो। एक सदस्य जो मानव अधिकार से संबंधित विषयों का ज्ञान और व्यवहारिक अनुभव रखता हो। फिर मुख्य कार्यपालक अधिकारी। एक होगा मुख्य कार्यपालक अधिकारी। एक सचिव होगा जो, तो मुख्य कार्यपालक अधिकारी के तौर पर एक सचिव नियुक्त होगा
जो राज्य आयोग का मुख्य कार्यपालक अधिकारी होगा, जो राज्य आयोग का मुख्य कार्यपालक अधिकारी होगा, यह सचिव की रैंक से उच्च रैंक का अधिकारी होगा, और ये जो है सचिव की रैंक से उच्च रैंक का अधिकारी होगा। तो इस प्रकार हमने देखी राज्य मानव आयोग की संरचना। राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति। तो इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिश पर की जाती है। राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिश पर की जाती है। और इसकी समिति में कौन कौन होते हैं, तो इसकी समिति में अध्यक्ष के तौर पर मुख्यमंत्री होते हैं, और वहीं अगर हम इसके सदस्यों की बात करें, समिति के सदस्यों के तौर पर विधानसभा का अध्यक्ष, राज्य का गृह मंत्री, विधानसभा के विपक्ष का नेता, और जिस भी राज्य में विधान परिषद है वहाँ उस परिषद का सभापति और उस परिषद का विपक्ष का नेता समिति का सदस्य होगा। तो हमने समिति के सदस्यों में विधानसभा का अध्यक्ष, राज्य का गृह मंत्री, विधानसभा के विपक्ष का नेता, और जिस भी राज्य में विधान परिषद है तो वहाँ का तो उस परिषद का सभापति और उस परिषद का विपक्ष का नेता समिति का सदस्य। राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल। तो राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष की अवधि या 70 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, और सेवानिवृत्ति के बाद भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन कोई और नियोजन का पात्र नहीं होंगे। सेवानिवृत्ति के बाद भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन कोई और नियोजन के पात्र नहीं होंगे। और ये इसके अध्यक्ष और सदस्य अपना त्यागपत्र, तो इसके अध्यक्ष और सदस्य अपना त्यागपत्र राज्यपाल को त्यागपत्र देंगे। ये अपना त्यागपत्र संबंधित राज्य के राज्यपाल को अपना त्यागपत्र देंगे। वहीं अगर इनके निष्कासन की बात की जाए तो इनका निष्कासन राष्ट्रपति द्वारा निम्नलिखित उपबंध के आधार पर पद से इनको हटाया जा सकता है। तो इनका निष्कासन कौन करेगा, तो इनका निष्कासन राष्ट्रपति करेगा। ठीक है, इनके निष्कासन की शक्ति किसके पास है, राष्ट्रपति के पास है। और जबकि इनकी नियुक्ति, कार्यकाल और ये अपना त्यागपत्र ये सब राज्यपाल को देंगे, संबंधित राज्य के राज्यपाल को देंगे, लेकिन हटाने का अधिकार सिर्फ किसको होगा, राष्ट्रपति को होगा। तो ये पॉइंट इसमें बहुत IMP आप याद रखना। राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष सदस्यों को हटाने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है, और राष्ट्रपति जो है वो निम्नलिखित उपबंधों के आधार पर इनको इनके पद से हटा सकता है। कदाचार या असमर्थता के आधार पर उच्चतम न्यायालय में जांच सिद्ध हो जाने पर पद से इसको हटाया जा सकता है। वहीं दिवालिया घोषित होने पर या फिर अपनी पदावधि के दौरान अपने पद के कर्तव्यों के अतिरिक्त कोई अन्य लाभ का पद धारण करने पर, या मानसिक और शारीरिक अक्षमता के आधार पर, या फिर कारावास में दंडित होने पर, तो इन आधारों पर राष्ट्रपति द्वारा इसको इसके पद से हटाया जा सकता है या फिर निष्कासित किया जा सकता है। और वहीं इनके अध्यक्ष और सदस्यों को निलंबित कौन करेगा, तो इसके अध्यक्ष और सदस्यों को निलंबित करने का अधिकार राज्यपाल के पास है। किसके पास, राज्यपाल, संबंधित राज्य के राज्यपाल के पास है। तो निलंबित करने का अधिकार राज्यपाल के पास है और पद से हटाने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। तो ये दोनों याद रखना आप अच्छे से। राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का वेतन भत्ते और सेवा शर्तें। तो वेतन भत्ते और सेवा शर्तें जो कि पहले से विहित होंगी वही होंगी, और फिर पद पर नियुक्त होने के बाद इनके वेतन भत्ते और सेवा शर्तों में कोई भी लाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा। मतलब इनके वेतन भत्ते और सेवा शर्तें बढ़ाई जा सकती है, लेकिन उनमें किसी प्रकार की कमी नहीं की जाएगी। वार्षिक रिपोर्ट, तो यह अपनी वार्षिक रिपोर्ट राज्य सरकार को देगा और राज्य सरकार यह रिपोर्ट विधानमंडल के समक्ष रखेगी। ये अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसको देंगे, राज्य सरकार को देंगे, और राज्य सरकार ये रिपोर्ट जो है विधानमंडल के समक्ष रखेगी। तो इस प्रकार हमारा राज्य मानव अधिकार आयोग यहाँ पे कंप्लीट होता है।